Yes. Good morning all. Good morning. So in the last video in the financial management we had discussed about the various factors affecting of financial decisions, financial management, financial decisions, investment decisions and your dividend decision. ठीक है. सो ये 3 टॉपिक के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था एंड आई होप आप सभी को समझ में आया होगा. एंड अगर नहीं आया है सो यू कैन आस्क मी, कॉल मी, है ना. यू कैन आस्क एनी डाउट्स, क्वेरीज रिगार्डिंग दैट. नाउ फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैंने बताया था कि ये बिज़नेस के लिए है कि बिज़नेस में हम किस तरीके से फिनेंस को मैनेज कर सकते हैं. ठीक है, वो ही चीज़ होता है कि बिज़नेस स्टडीज़ टोटली किस माइंडसेट को लेकर है, टोटली कि बिज़नेस को लेकर है. कोई भी चीज़ हो, चाहे आप छोटे लेवल पे करो चाहे वो आप बड़े लेवल पे करो. ठीक है. सो हमारा अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फाइनेंशियल प्लानिंग. अब बोलोगे मैम प्लानिंग तो पहले भी कर चुके हैं, मैनेजर बैठ के प्लानिंग ही कर रहा था, फिर से क्या प्लानिंग कर रहे हैं. तो आप फाइनेंस की प्लानिंग कर रहे हैं. ठीक है. फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या होता है ना कि आपने बिज़नेस वगैरह सोच लिया, मैंने सोच लिया कि मेरा मैनेजर रहेगा, ऐसा ऐसा करेगा, ये सोचेगा वो सोचेगा, ये डिसाइड कर लेंगे, सब हो जाता है. लेकिन जब तक फाइनेंस की बात आती है वहाँ पर सारी चीज़ें रुक जाती है कि अनटिल अनलेस योर फाइनेंस विल गेट ओके और डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ प्रॉपर ऑर्डर, प्रॉपर सेक्शन, यू विल नॉट गेट द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स. ठीक है. सो मुझे 5 करोड़ रुपीज़ मैंने अरेंज कर लिए. ठीक है. मेरा बिज़नेस है, बहुत बड़ा बिज़नेस, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बिज़नेस डालने वाली हूँ, होलसेल. एंड मुझे 5 करोड़ रुपीज़ अरेंज कर लिए हैं. आई एम हैविंग, मैंने बोरोड फंड और ओनर्स फंड दोनों का यूज़ किया. मेरे पास खुद का भी पैसा था, साथ ही साथ जो है मैंने पब्लिक से भी पैसा लिया और वहाँ से भी यूज़ किया. ठीक है. अब ले तो लिया. ठीक है. नाउ इफ़ आई आस्क टू यू कि आपको 5 करोड़ दिया गया है तो 5 करोड़ को आप क्या सिर्फ एक ही सामान को खरीदने में यूज़ करोगे क्या? और कोई भी बिज़नेस चलाने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत पड़ती है क्या? बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना. जैसे कि अपन क्या करते हैं कि जो हमें जो जगह है, ठीक है, लैंड जो है, हमें एक गोदाउन की ज़रूरत होती है जहाँ पे हमें रखना होता है. एक वो जगह जहाँ पर अपन प्रॉपर उस बिज़नेस को, उस एंटरप्राइज़ को ओपन करने वाले, उसके लिए चाहिए होता है. वो अगर आपका है तो ठीक है, अगर आपका नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रेंट में लेना पड़ेगा. और बड़े से बड़े जगह के रेंट की प्राइसेस आज की डेट में कितनी होगी मिनिमम आप बता सकते हैं कि मुझे चलो ये अपना क्लासरूम जितना बड़ा है, मुझे एक जगह चाहिए जहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है बिज़नेस चालू करूँगी. आप मुझे बता सकते हैं इस जगह का रेंट कितना होगा? 3 to 4,000. इतने बड़े रूम का? नो 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 नो, बिल्कुल नहीं. 3 to 4,000 बिल्कुल नहीं होता. इसका हाफ का जो होगा ना वो 3,000 में आएगा तो आएगा. वो भी किस जगह पे, अगर आपकी लोकेलिटी नॉर्मल है तो. ठीक है. इफ़ यू आर एट द गुड प्लेस, सपोज आई टॉक अबाउट द रायपुर मार्केट और द सुपेला मार्केट, फाइन, 12,000 to 15,000 चला गया. ठीक है, ऑटोमेटिक चला गया. तो जाहिर सी बात है अगर आप छोटे लोकेलिटी में भी खोलते हो तो आज के डेट में जो इतनी बड़े जगह की जो वो है कॉस्ट है आपकी 3,000 रुपीज़ नहीं रहती है. ठीक है. मिनिमम आपको 10,000, आपको बहुत अच्छा रिश्तेदार है, बहुत अच्छा आदमी है तो भाई ले तो 8,000 पे रख ले, ऐसा टाइप से. तो मतलब एक तो ये चीज़ फिक्स्ड हो गया है कि आपको ये जगह पे अपना सामान खोलना है. ठीक है. तो आपने ये पहले ही रेंट पे ले लिया, भाई सामने वाला चाबी अभी दे दिया, आपने पूरी कहानी कर ली कि हाँ ये चीज़ हमारी है. तो अब जब तक आप इसमें क्या करोगे, सिर्फ रूम ले लिया तो काम हो गया क्या? नहीं, पूरी चीज़ों का कंस्ट्रक्शन करवाना पड़ता है ना. वुडन वर्क होता है, प्लाई होती है, पेंट होता है, एवरीथिंग यू कैन डू अकॉर्डिंग टू यू. ठीक है. अगर कोई पर्सन अगर कैफ़े लेता है, ठीक है, कैफ़े के लिए उसने कोई जगह डिसाइड कर ली कि दिस इज़ द कैफ़े फॉर मी. सो जब वो जगह ले लिया उसके बाद क्या करता है, वो अपने अकॉर्डिंग, अपने थीम के अकॉर्डिंग उसको पूरा सेटअप करवाता है. बेंचेस, चेयर्स, टेबल, डेस्क, मटेरियल्स, एवरीथिंग ही ब्रिंग, फाइन. सो देखिए यहाँ पर हमने सिर्फ 10-12,000 वो हो गया. वो काम जब चालू होता है तो करीबन मिनिमम अगर आप बहुत फास्टेस्ट काम करवा रहे हो तो 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन इस तरीके से लग जाता है. लगता है कि नहीं? तुरंत तो नहीं हो सकता. जो वर्कर्स आते हैं, काम करने आते हैं, पूरा सेटअप करते करते 1 मंथ हो गया और अभी तक आपकी बिज़नेस चालू भी नहीं हुई है. लेकिन आपको क्या करना है, आपको पैसे जो रेंट है वो तो देना ही पड़ेगा. रेंट देना पड़ेगा ना अपने को.
है कि नहीं, क्योंकि एक महीना पूरा हो गया, मैं पूरा काम कर रही हूँ, पूरा प्रिपरेशन करवा रही हूँ, उसमें एक महीना ख़त्म हो गया, मेरा काम अभी तक चालू नहीं हुआ, लेकिन 1 मंथ कंप्लीट हो गया, तो जो उसका रेंट वाले हैं वो लोग इसके रेंट तो ज़रूर लेंगे, हमने उनको रेंट प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। प्लस जो आप जिनसे काम करवा रहे थे अभी तक, उनको काम करवाने के लिए पैसे दे दिए। तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ें हैं। अब आप क्या कर रहे हो, सामान मंगवा रहे हो, ठीक है। सपोज यू आर टेकिंग अ 5 ब्रांड्स लाइक सैमसंग, LG, हायर, लॉयड, है ना, इस तरीके से अलग अलग कंपनीज ले रहे हो, तो सबकी कंपनी से अलग अलग आप मटेरियल्स मंगाओगे। इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, सिस्का है तो सिस्का से मंगा रहे हो, अलग अलग चीज़ें हो गई। सो फाइनेंस प्लानिंग क्या है कि आप एडवांस में बैठ के सोचते हैं कि कितना फंड लगाना है और कहाँ फंड लगाना है, कितना, कहाँ, कैसे लगाना है, ठीक है। कि एक रफ स्केच बना लिया कि जैसे मैंने अभी अपने इसी चीज़ के लिए सोचा 5 करोड़ है, वी आर इन हैंड 5 करोड़ रुपीज़, तो आप मुझे बता, चलिए कोई एक मुझे बताइए कि कितना फंड कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसके लिए कितना रखेंगे। अच्छा चलो, मटेरियल परचेस करने के लिए अपन 3 करोड़ रख लें, ठीक है। जो हमें टीवी, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है उसके लिए 3 करोड़ रुपीज़, फिर भी हमारे पास 5 करोड़ में से 2 करोड़ बच रहा है, ठीक है। 1 करोड़ रुपीज़ जो है, 1 करोड़ में से चलो 50 लाख रुपए जो है मैं अपने डेली एक्सपेंसेस के लिए रख लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि डे टू डे एक्सपेंसेस, इतना बड़ा दुकान है, लोग आएंगे जाएंगे, सब कुछ मेंटेनेंस करना पड़ता है भाई, तो उसके लिए रख लिया 50 लाख रुपए, ठीक है। बाकी जो पैसे भाई जो स्टाफ काम कर रहा है उसे पेमेंट भी तो करेंगे अपन, है ना। उसके बाद ऐसा नहीं कि एक सामान मंगा लिया तो दोबारा हमें पर्सन वही सामान खरीदेगा। क्या होता है कि अगर हमने सपोज हमने हायर की 4-5 चीज़ें मंगा ली, लेकिन जो चीज़ हमने नहीं मंगाई है कस्टमर को वो सामान चाहिए, तो व्हाट वी विल से कि आप वेट कीजिए, हम लोग वो सामान मंगा के दे रहे हैं, तो वो सामान तो आप कैश में ही लेके आओगे ना, है ना। तो उसके लिए इस टाइप की चीज़ों के लिए भी तो आपको फंड लगाना पड़ेगा, और कुछ पैसों को अलग साइड में रखोगे, 50 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, कि भाई इतना बड़ा जगह है, कहीं कुछ हो गया, कुछ इंश्योरेंस करवाने के लिए आपको चाहिए होगा, इंश्योरेंस में इतना पैसा देना है, तो ये सारी चीज़ों की प्रॉपर एक प्लानिंग करनी पड़ती है। तो वही चीज़ है कि फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी कि फाइनेंस मतलब कि पैसे की प्लानिंग करना मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस हाउ मच टू स्पेंड एंड व्हाट टू स्पेंड अकॉर्डिंग टू द फंड, और डिस्पोज करना मतलब उसको बांटना, है ना, मतलब अलग अलग जगह पे फैलाना इन द सेंस कि डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, ये आपका डिस्पोज करना हो गया। नाउ प्लानिंग, हमारी जो फाइनेंस प्लानिंग होगी वो क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड करेगी, क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड करेगी, तो डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ फाइनेंस, कि हम कितना पैसा एक्चुअल लगाने वाले हैं। जैसे लाइक वी हैड डिसाइडेड दैट वी स्पेंड 5 करोड़ रुपीज़, ठीक है, तो ये हमारा एक प्लानिंग हो गया कि हम 5 करोड़ रुपीज़ जो है लगाने वाले, तो ये किसका पार्ट हो गया, प्लानिंग का ही पार्ट हुआ कि मैं 5 करोड़ लगाने वाली हूँ, ठीक। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्सेस ऑफ फंड। तो जैसा मैंने कहा कि मैंने सोर्सेस ऑफ फंड जो है आधा ओनर्स फंड यूज़ किया है और आधा जो है बोरोड फंड यूज़ किया है। मतलब सपोज मान लेते 3 करोड़ मैंने लोन में उठाया, 2 करोड़ मेरे पास इधर उधर से मैंने अपने करके अरेंज कर लिया है, ठीक है। तो ये मेरे क्या थे, सोर्सेस थे कि मैं कहाँ कहाँ से पैसों को ले रही हूँ करके, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड। अब मेरे पास फंड तो आ गए, मैंने सोर्सेज भी निकाल लिया, अब मुझे क्या करना है, उसका यूटिलाइज करना है, यानी प्रॉपर कहाँ कहाँ लगाने, कि कितना मुझे इन्वेस्टमेंट करना है सामान परचेज करने में, कितना सैलरी के लिए डिसाइड करना है, कितना मुझे एक्स्ट्रा मेंटेनेंस के लिए रखना है, जैसे बिजली बिल वगैरह है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो गए, टेलीफोन एक्सपेंसेस हो गई, ना आपने नेट वगैरह रखा हुआ है, ये सारी चीज़ें, केबल चार्जेस है, तो ये सब तो आपके फिक्स्ड है। ये सब चीज़ तो भले कोई आए चाहे ना आए, ज़्यादा हो कम हो, लेकिन ये चीज़ आपकी लगनी है, तो उसके लिए तो प्रॉपर आपको इतना सोच के रखना पड़ेगा कि मोटा मोटी मेरे हाथ में पर मंथ इतना खर्चा होना चाहिए करके। तो ये क्या था, प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड। इफ़ यू वांट देन यू कैन इंक्लूड सम मोर पॉइंट्स रिगार्डिंग। अगर आपको दिमाग में लग रहा है कि मैं ये चीज़ भी प्लानिंग कर सकता हूँ, उसमें ये चीज़ें भी होती है, लेकिन बेसिकली ये 3 पॉइंट मेन रहता है कि अपन सोचते हैं पैसा कितना लगाना है, ठीक है, कहाँ कहाँ से लेंगे और किस किस जगह यूज़ करेंगे, ये 3 चीज़ यूज़ कर। और यहाँ पर भी जो डेफिनेशन है इसमें भी इसी चीज़ की बातें हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। मैं इसको बिना देखे आप मुझे बता सकते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव होगा, फाइनेंशियल प्लानिंग में क्यों कर रही हूँ, मैं अपने बिजनेस के लिए फाइनेंस प्लानिंग कर रही हूँ, पैसे की प्लानिंग कर रही हूँ, तो क्यों कर रही हूँ, कैन यू टेल मी एनी वन रीज़न।
बिजनेस बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, ठीक है। फाइनेंस प्लानिंग कर रही हूँ क्योंकि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और दूसरा मेरा बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, कि मेरा उद्देश्य क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग का, कि मेरे पास फंड कितना अवेलेबल है, ठीक है। प्लानिंग करने का मतलब इसीलिए होता है कि मैं कहाँ कहाँ से कितने पैसे अरेंज कर सकती हूँ। इफ़ आई एम थिंकिंग कि 3 करोड़ तो मैं बैंक से लोन लेने वाली हूँ ज़मीन के बेसिस पे या जो भी जगह है ना, और अगर मैं बोलूँ कि 2 करोड़ रुपीज़ जो है मैं अपने सेल्फ से इंक्लूड कर रही हूँ, तो सेल्फ से मेरे ज़रूरी थोड़ी कि मेरे पास 2 करोड़ के कैश रखे होंगे। बैंक से जो मैंने लिया वो तो अलग हो गया, लेकिन हो सकता है कि मैंने अपने रिलेटिव से पैसे लिए होंगे, मैंने कुछ सामान को गिरवी रख के पैसे ले लिया होगा, या कहीं और कुछ सिक्योरिटी पे डाल दिया होगा, तो अलग अलग तरीके होते हैं। तो मेरे पास कितना फंड अवेलेबल है। दूसरा, लुक आउट टू रेज फ्रॉम अननेसेसरली, कि बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो वेस्ट होते हैं, तो अननेसेसरी जो खर्चा होता है हमें उसे भी वॉच आउट करना है कि वो जबरन का इंक्रीज़ ना हो, ठीक है। मतलब जहाँ जितनी ज़रूरत है, अगर मेरा स्टाफ पेमेंट जो है, मेरा स्टाफ पेमेंट अगर 80,000 जो है पर मंथ में अगर काम हो जा रहा है, तो मैं उसके लिए ज़बरदस्ती 90 या 1 लाख रुपीज़ नहीं लगाऊंगी। कोशिश करूंगी कि मैं कम से कम स्टाफ पेमेंट करूं कि मेरा जो पैसा है, फंड है, वो इंक्रीज मतलब जो है रिड्यूस हो, अननेसेसरली वेस्ट ना हो, उस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अब यहाँ क्या था, प्लानिंग में क्या क्या आता है, दूसरा उद्देश्य क्या है प्लानिंग की, क्यों कर रहे हैं। इफ़ यू वांट यू कैन रेज सम मोर पॉइंट्स। आप अगर खुद के उस बिजनेस की जगह पे रह के सोचोगे ना, आपको ऑटोमेटिक्स ऑब्जेक्टिव्स में और पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंस, कि इसकी महत्व क्या है, क्यों महत्व है इसके लिए। क्यों ज़रूरी है, कि जैसा भी आपने कहा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए, हमें अपने फर्म को और बेटर से बेटर पोजीशन पे ले जाने के लिए, हमारी जो मान लो मेरी बिज़नेस अभी बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है, ग्रोथ है, अच्छा चल रहा है, मेरा प्रॉफिट जो है पर मंथ मतलब कि जितना भी मेरी सेलिंग होती है ना, जिससे 10% मुझे ज़्यादा आ जाता है कि मैं मैनेज कर लेता हूँ, तो मेरा 10% से कम 8% ना हो, भले वो 12 हो जाए, 10 ही रहे, लेकिन कम ना हो। लोग क्या सोचते हैं कि मेरी जो इनकम आ रही है, अगर 10,000 की मेरी पर मंथ की इनकम है तो 10 ही रहे, वो 9 नहीं होनी चाहिए, भले बढ़ जाएगा तो चलेगा। तो वो उसमें आपकी क्या है, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। आप जो फंक्शंस चला रहे हो, कोऑर्डिनेट कर रहे हो, उसमें भी आपकी वो होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। अगर मैं अपने स्टाफ के साथ कोऑर्डिनेट कर रही हूँ, अपने होलसेलर्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रही हूँ, मार्केट में जाके कोऑर्डिनेट कर रही हूँ, ठीक है, तो वहाँ पर भी एक कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होना चाहिए, तभी एक प्रॉपर चेन में मेरा काम हो पाएगा, ठीक है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, वही बात कि हमारा फंड का सही इस्तेमाल हो। अगर ऐसा है कि मैं होलसेलर से 3 करोड़ का सामान उठा रही हूँ अपने शॉप के लिए, तो वो कह रहा है कि आप अभी 250 दे दो, जो 50 लाख है वो आप बाद में दे देना, तो आप ऐसा कर सकते हो ना, बाद वो फंड को आप अलग रख दो, वो बाद में कर सकते हैं। तो हमने एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया कि कहीं कुछ इमरजेंसी हो गई तो उस समय हम उन पैसों को अदर जगह यूटिलाइज कर सकते हैं। किसमें, तो बिजनेस में, ये नहीं कि पर्सनल यूज़ के लिए, बिजनेस में ही। लिंक बिटवीन द इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग डिसीजन, आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो वो वाला डिसीजन जो हमने जस्ट लास्ट टॉपिक में पढ़ा हुआ है, और जो अभी हम लोग फाइनेंस रिलेटेड डिसीजंस है कि कितना हम इन्वेस्ट करने वाले हैं और कितना कहाँ किस तरीके से यूटिलाइजेशन करने वाले, दोनों का लिंक होना चाहिए, ठीक है। हेल्प्स इन अवॉइड बिजनेस शॉक्स, ये किस बारे में बात कर रहा है, बिजनेस में शॉक्स मिल सकते हैं, इसका कोई एक एग्जाम्पल, शेयर मार्केट के प्राइस अप डाउन होते रहते हैं, तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। नेचुरल कैलेमिटी आ गई अगर, है ना, नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, अर्थक्वेक आ गया, इस टाइप की चीज़ें आ गई, तो आपके बिजनेस तो गई, तो वो भी आपके लिए एक प्रकार से रिस्क में आ जाता है, बिजनेस रिस्क में आता है, ठीक है। या फिर आपको किस टाइप के शॉक्स हो सकते हैं, कोरोना टाइप के शॉक्स हो सकते हैं, ठीक है ना, चोरी हो जाती है, आग लग जाती है ना, फायर थेफ्ट, मरीन, अलग अलग टाइप के जो है वो सब चीज़ों के, तो उसके लिए अपने को मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा, है ना। मार्केट में डिमांड चेंज हो गई, ठीक है, पहले लोग LCD चलाते थे, अब LED चलाते हैं, तो मार्केट की डिमांड तो चेंज हो गई, अब LCD जो रख रहा होगा उसका बिकेगा क्या, नहीं बिकेगा। अभी क्या मार्केट में आपने सुना है DVD बिकते हुए,
डीवीडी सुना है? एक टाइम पे बहुत क्रेज़ था, मैं 3 साल पहले की बात करूँ तो बड़ा क्रेज़ था डीवीडी का। अभी तो कोई डीवीडी छोड़ दो, उसको रिपेयरिंग करने वाला भी नहीं मिलता, ठीक है। तो मार्केट का तो टेस्ट टोटली चेंज हो गया है, तो पब्लिक तो उस पर नहीं, आने वाली चीज़ है कि आगे किस चीज़ का क्रेज़ होने वाला है, तो हम सबको पता है ऑनलाइन बिजनेस, ई मार्केट, इसकी क्रेज़ होने वाली है। मतलब 2025 तक आप समझ लीजिए पूरा मार्केट सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन में दिखेगा। दुकान मुझे लगता है खुलने के लिए होगी, बाकी काम पूरा ऑनलाइन हो रहा होगा, क्योंकि अभी आपके जो बड़े शॉप्स को छोड़ दीजिए, जो छोटे छोटे शॉप्स हैं वो भी अपने ग्रुप्स बना करके अपने पब्लिक से कांटेक्ट करके उनको सामान भेजते हैं, पिक्स भेजते हैं, ठीक है, सेलर्स को, बायर्स को। तो उनको लगता है कि नहीं ये अच्छा है, और उनके घर पे वो बाकायदा डिलीवरी करके आता है। तो सारा काम वहीं पर हो जा रहा है, फ़ोन से हो जा रहा है, ठीक है। तो मतलब अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं, शॉक्स हैं, जिससे हम उससे अवॉइड कर सके, इसलिए भी फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, अचानक से कोई शॉक आ गया, अगर आपने इंश्योरेंस करा के रखा है अपनी कंपनी का, तो कोई फ्यूचर शॉक भी आ जाता है तो शायद आपको उससे रिलीफ मिल जाए, इंश्योरेंस कंपनी से आपको क्लेम मिल जाता है, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ें हैं जो इसके इम्पोर्टेंस के लिए ज़रूरी है। आपको कोई डाउट है इसमें, कोई ऐसा कुछ? ओके, ठीक है। सो आफ्टर द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, लेट्स डिस्कस अबाउट द capital structure. If you want to note down the following points, please note down.